हेलो एंड वेलकम टू इवास। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। सबसे पहली बात कि हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उसके लिए एक बहुत ही आवश्यक कार्य है, और वो ये कि जो भी हमारे भैया बहन जितने भी साथी नए हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके सामने लिखा होगा सब्सक्राइब, और जैसे ही सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो यहाँ पर डी ऐड हो जाएगा। अगर सब्सक्राइब्ड लिख चुका है इट मीन्स आप इस चैनल में सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अगर डी नहीं ऐड है तो उसे तुरंत ऐड कर लीजिएगा। जैसे ही कुछ साथी हमारे और ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद एक बहुत अच्छा कार्य ये होगा कि हम लाइव आ सकेंगे और आपको लाइव का प्रैक्टिस करा सकेंगे। तो यदि आप भी चाहते हो कि ये सर आप लाइव आकर प्रैक्टिस कराएं और रेगुलर प्रैक्टिस चाहते हैं हमारे द्वारा, तो फिर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे इन टीजीटी पीजीटी के जो मॉक टेस्ट, ये मॉक ड्रिल हो रही है, टेस्ट पेपर कंप्लीट जा रहे हैं। जिस तरीके से वेटरन जो अनुभवी साथी हैं उनके द्वारा एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो आइए शुरू की जाए आज की प्रैक्टिस, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस जोरदार हैं और मज़ेदार भी है। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। स्पॉटिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। बॉबी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप सभी साथी अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेल डन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अल्फ़ाबेट का अर्थ जब वर्णमाला होता है तो इसमें एस ऐड नहीं करते। करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू कैबिनेट। आप निश्चित तौर पर यहाँ सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, और जो कि बिल्कुल सही जवाब है। हमेशा याद रखना कि जब एक साथ दो एडजेक्टिव आते हैं तो दोनों एक ही डिग्री में होने चाहिए। जैसे बेस्ट सुपरलेटिव है तो ऑनेस्ट का भी सुपरलेटिव मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ज़ोरदार है। अगर इस क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो मैं समझूंगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि 3 में से एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। चलिए, जवाब आने शुरू हो गए हैं। ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू मेक अ मिस्टेक। कई साथी बी ऑप्शन लगा रहे हैं, कुछ ए लगा रहे हैं, कुछ डी नो एरर लगा रहे हैं। बहुत अच्छे, वेल डन वेल डन। तो यहाँ देखेंगे हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। देखो, प्रथम दृष्टया अगर बात करें तो इंटेलिजेंट कैसी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है, और टू का प्रयोग नेगेटिव अर्थ में होता है, तो यहाँ टू नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए लगेगा। ये प्रथम दृष्टया बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाने वाले की तारीफ की जाए, उसे पता है कि उसका विद्यार्थी कंफ्यूज कहाँ होगा, तो यहाँ जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया वो सब गलत हैं, और सही ऑप्शन है नो एरर, डी। आप कहोगे गुरुजी ऐसा कैसे हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। तो सुनिए ध्यान से। जब भी इसको देखना है कि ये टू राइट है कि रॉन्ग है, तो इसके पूरे मीनिंग को देखा जाता है। ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू मेक अ मिस्टेक। अब इस पूरे का करो आप रिमूव टू, और ध्यान से समझो क्या अर्थ निकलेगा। ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। वह इतना बुद्धिमान है कि गलती नहीं कर सकता, अर्थात यहाँ पर कोई एरर नहीं है। टू इंटेलिजेंट सही हो गया, क्योंकि बाद में आया है टू मेक अ मिस्टेक। नेक्स्ट, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज वेरी ब्लाइंड टू रीड स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे कई साथी अच्छा जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ वेरी ब्लाइंड नहीं होगा, है ना। ही इज सो ब्लाइंड या ही इज ब्लाइंड टू रीड स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरुजी हम तो सी ऑप्शन लगाएंगे, है ना। उनका भी अपना कहना सही है कि देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है तो वाई नॉट सी, सी क्यों नहीं हो सकता। तो बच्चा ध्यान से सुनना और पूरे मन से समझना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा लगाते हैं, लेकिन कब, जब एक कैटेगरी दी हो, जब एक वर्ग दिया हो। यहाँ बताओ कौन सा वर्ग दिया हो, जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने वर्ग में सबसे अच्छा या बुरा हो तब सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाया जाता है। यहाँ बताओ कौन से वर्ग की बात हो रही है, इसलिए ये हमेशा याद रखना है। ही इज़ वेरी ब्लाइंड, वह बहुत अंधा है। यार क्या मतलब है बहुत अंधा है, वेरी यहाँ पर एकदम गलत है। ही इज ब्लाइंड टू रीड स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट, वह इतना अंधा, वो अंधा है यानी कि इस कदर अंधा है कि सबसे छोटे प्रिंट को पढ़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट के पहले दा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन एक कमीशन के द्वारा पूछा गया है और ये एकदम सही है, ए ऑप्शन। इसमें कोई, आप सुप्रीम हाई कोर्ट की बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो भी कोई राहत नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट, इफ़ यू लूज योर पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री इट विल इफेक्ट यू हार्डली। बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जानदार है, इससे ऊपर पेपर नहीं आएगा। और यदि आप हमारे टेस्ट में 80 और 90 पहुंच रहे हो तो समझो कि कमीशन आपको क्वालिफाई कर रहा है, फाइनल सिलेक्शन के लिए आप तैयार हैं। इफेक्ट गलत है क्योंकि इफेक्ट मतलब प्रभाव, यह नाउन है, अफेक्ट हो जाएगा, ई के स्थान पर ए लगेगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बाय मॉर्निंग द फरी ऑफ द फ्लड्स अबेटेड, एब्ड, रिसीडेड, रिटायर्ड। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, बाय मॉर्निंग सुबह तक, द फरी ऑफ द फ्लड्स यानी कि बाढ़ का गुस्सा, कहने का मतलब बाढ़ का प्रकोप, अबेटेड, एब्ड, रिसीडेड, रिटायर्ड। देखो रिटायर्ड तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, सेवानिवृत्त होना। रिसीड मतलब होता है घटना, एब मतलब होता है जैसे उतार चढ़ाव कहते हो ना, ज्वार भाटा, तो एब का मतलब वो भाटे के सेंस में होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन भी नहीं हो गया। अबेट मतलब होता है कम होना, तो यहाँ पर रिसीड से बेहतर वर्ड अबेट हो जाएगा, कारण कि जब कोई नेचुरल चीज़ों की बात की जाए तो वहाँ रिसीड नहीं, रिसीड में एक संख्या होती है, अबेट का यूज होगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज लाइफ कंसिस्ट of drinking punctuated by periods of drunken sleep, barrels, bouts, pints। क्वेश्चन नंबर 7, जिसे कहते हैं ना दौर, तो बाउट्स मतलब दौर होता है, करेक्ट ऑप्शन बी। हिज लाइफ कंसिस्ट ऑफ बाउट्स ऑफ ड्रिंकिंग punctuated by periods of drunken sleep, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, important information was given by the convict while before the court, addressing, explaining, deposing, expressing। अब मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा जो कन्विक्ट यानी कि दोषी है व्यक्ति, वो कोर्ट के सामने क्या करेगा, एड्रेस, संबोधित करेगा, भाइयों बहनों, ऐसा तो गलत हो जाएगा। एक्सप्लेनिंग, व्याख्या करेगा। अच्छा, एक्सप्लेन क्या होता है, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा करके कहना। अरे इंटरमीडिएट में एक्सप्लेनेशन पढ़ के आए हो तो बताओ, जज तो कहेगा शांत हो जाओ, एकदम एक्सप्लेन नहीं करवाएगा। डिपोजिंग और एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस अपनी फीलिंग के लिए आता है और डिपोज का अर्थ बताओ क्या होता है। 8 नंबर में सही आंसर सी है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाज गिवन बाय द कन्विक्ट वाइल डिपोजिंग बिफोर द कोर्ट, और डिपोज मतलब होता है खुलासा करना, किसी बात को रखना, पेश करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको क्वेश्चंस में कोई दम लग रही हो तो एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करें, फूल पत्ती के साथ में, बिल्कुल दिखना चाहिए अलग से कि हाँ ये निवासी भैया बहन कितने उत्साहित हैं
और कितने अपने टीचर के प्रति, अपने मेंटर गाइड के प्रति इनके अंदर लव एंड रेस्पेक्ट है, वो आपके फूल पत्ती से ज़रूर नज़र आता है। आइए, विशाखा 2 minutes and 30 seconds to take the first place in the women's 800 meter race, ran, used, timed, clocked। बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विशाखा ने 2 मिनट का समय लिया, 2 मिनट 30 सेकंड का, टू टेक द फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान में आने में। इन वीमेंस, महिलाओं की 800 मीटर की रेस में विशाखा ने 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम लिया। ऐसा क्वेश्चन कभी भी परीक्षा में आया तो ना तो रैन लगाना, ना यूज्ड लगाना, ना टाइम्ड लगाना, सही ऑप्शन होगा क्लॉक्ड। क्लॉक मीन्स होता है घड़ी के अनुसार समय लेना। क्वेश्चन जोरदार है, टाइम्ड नहीं होगा। विशाखा क्लॉक्ड। नेक्स्ट, डी इज द राइट answer। Question number 9। 10, find the captions, topics, headings, titles the that accompany these cartoons। 10 नंबर में आपको जवाब देना है। तो देखो, कार्टून वगैरह में जो आपने देखा होगा, कैरिकेचर हो या कार्टून बना रहता है और उसके बारे में जो नीचे लिखा रहता है, तो उसे ना तो टॉपिक कहते हो, ना हेडिंग कहते हो, ना टाइटल, उसे कहते हैं कैप्शंस। फाइंड द कैप्शंस। किसी भी फोटोग्राफ आदि के नीचे जो कुछ लिखा होता है उसे कहा जाता है कैप्शन। याद रखिएगा, 1 वर्ड से क्वेश्चन है और जानदार है। नेक्स्ट, ओवर स्ट्रंग सिनोनिम बताना है। कंसर्न्ड, एक्टिव, सेंसिटिव, एनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर 11। ओवर स्ट्रंग का जनरल मीनिंग तो होता है अति संवेदनशील, तो सही ऑप्शन क्या होगा? सेंसिटिव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। कुनैक। आप कहोगे गुरुजी क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं? अरे भैया, बहुत दूर दूर से खोज के लाता हूँ, है ना। रात में 2-2 बजे तक आपके लिए काम करते हैं कि आप सफलता की बुलंदियों तक पहुँच सको। ऑप्शंस: फोर्ट्रेस, प्रीस्ट, इंसेन, फार्मर। हाँ, कुनैक का अर्थ होता है किसान। करेक्ट ऑप्शन इज डी, फार्मर। नेक्स्ट, कैंप बड़ा जोरदार है। प्रोफेशनल, पैरासाइट, टेंट, चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 13। और कैंप का अर्थ होता है चैंपियन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, अपोजिट बताना है। प्रोस्क्राइब, इंटरडिक्ट, अलाउ, एक्सटेंड, बिट्रे। क्वेश्चन नंबर 14। सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज, सभी साथी बताएं, बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि प्रोस्क्राइब मतलब होता है बाधित करना या रोकना। अलाउ इज़ द राइट अपोजिट। याद रखना, अपोजिट बताना है। टर्बिड, ईजी, हैजी, क्लियर, डिस्टिंक्ट। तो टर्बिड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन एक मीनिंग होता है धुंधला, अस्पष्ट। तो क्लियर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, अपोजिट। नेक्स्ट, कैप्रिशस, फिक्स्ड, सॉलिड, फर्म, रिलायबल। क्वेश्चन नंबर 16 में समझो, कैप्रिशस क्या होता है? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षणे क्षणे रुष्टा चतुष्टा, अव्ययीभाव प्रशंसानाम अतीव भयंकर। ऐसा व्यक्ति जो क्षण क्षण में अपना स्वभाव को बदले, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे। बताओ, ऐसा व्यक्ति जो होगा, क्या आप उस पर विश्वास करोगे? कभी नहीं करोगे। इसलिए यहाँ पर सही अपोजिट होगा रिलायबल, क्योंकि रिलायबल मीन्स होता है विश्वसनीय। हालांकि देखो, फर्म थोड़ा नज़दीकी है, लेकिन एकदम सही है रिलायबल, विश्वसनीय। 16 नंबर क्वेश्चन जानदार है। ऑप्शन कंफ्यूज करे, उसी क्वेश्चन को दमदार कहा जाता है। कैप्रिसस का मतलब होता है चेंजिंग सडनली एंड वेरी सून, जो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज करे, उसे कहते हैं रिलायबल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। ईडियम, टू पुट समबडी इन हिज प्लेस, टू टर्न हिम आउट, टू ऑनर हिम, टू गिव हिम ड्यू रिस्पेक्ट, टू मेक हिम हम्बल। 17 नंबर में होता है, क्या आप सही लगाओगे? बताएं। किसी को विनम्र बनाना, उसके
प्लेस में रखने का मतलब है टू मेक हिम हम्बल, विनम्र बनाना। डी इज द राइट आंसर। टू टॉक शॉप ऑप्शंस, टू टॉक नॉनसेंस, टू टॉक रीजनेबली, टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ, टू अब्यूज समवन। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ सभी भैया बहन क्या ऑप्शन की ओर जा रहे हैं? टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ। टू टॉक शॉप का मतलब होता है कि जो हमेशा अपने व्यवसाय आदि की बात करे, कहीं भी जाए, कथा चल रही है पंडित जी की सत्यनारायण की, और वो अपना लगाए है कि भैया बिजनेस में क्या हुआ, घाटा हुआ, मुनाफा हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टू कीप वंस हेड ओवर वाटर, to be cautious, to keep out of debt, to remain aloof, none of these. Question number 19, correct option is B, to keep out of debt. To keep one's head over water का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, कर्ज से परे होना या दूर होना या कर्ज से उबर जाना। क्वेश्चन नंबर 20, टू गो एट ईच अदर हैमर एंड टोंच, क्या गजब का ईडियम है। टू फाइट विद वीपन्स, टू आर्ग्यू नॉइसली, टू हग ईच अदर, टू गो क्रेजी अबाउट मीटिंग ईच अदर। हाँ, कुछ लोग लगा देंगे टू हग ईच अदर। अरे भैया कैसे लगा दोगे? अपने इमोशनल होकर थोड़ी लगा दोगे कि हाँ भैया हग करते हैं तो हग लगा दें। नो, टू गो एट ईच अदर, हैमर एंड टोंग्स। हैमर समझते हो? हथौड़ा, टोंग चिमटा। अब आप वो बहनें ज़रूर जानती हैं जिन्होंने कभी चिमटा लेके अपने पति को दौड़ाया होगा। कहने का मतलब ये है कि 20 नंबर में क्या मतलब हुआ? जोर जोर से बहस करना। हाँ, मैं पहले जान जाती तो तुमसे शादी ना करती। करेक्ट ऑप्शन इज बी। 20 में सही आंसर बी होगा, टू आर्ग्यू नॉइजली, यानी कि शोर मचाते हुए बहस करना। टू गो एट ईच अदर हैमर, क्योंकि जब चिमटा बजेगा तो भैया शोर तो होगा, नॉइस तो होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टू हिट द जैकपॉट, टू गैम्बल, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, टू बी वेल्दी, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। ऑप्शन को सल्यूट करो भाई, और कुछ नहीं है। ऑप्शन में कई लोग डी लगाएंगे, कुछ बी लगाएंगे। ध्यान रखो, टू हिट द जैकपॉट का मतलब ही होता है अप्रत्याशित विजय प्राप्त करना। करेक्ट ऑप्शन इज बी। और मैं बता दूं कि कुछ पब्लिकेशन की किताबों में इतना गलत दिया रहता है कि वहाँ डी आंसर भी दे देगा और आप कहोगे कि गुरुजी वो फला किताब में पढ़े थे। इसलिए ध्यान दो, हिट द जैकपॉट का अर्थ होता है अप्रत्याशित रूप से विजय मिलना। नेक्स्ट, एक बच्चा है जिसका रैंक कभी भी लीडर बोर्ड में टॉप 10 में नहीं आता, और जब वो बताएगा कि सिलेक्शन हो गया तो क्या किया उसने? हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो द प्रिजन। थोड़ा सेंस समझो इम्प्रूवमेंट में। सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस, गेव हिमसेल्फ अप फॉर द पुलिस, सबमिटेड टू द पुलिस। सबमिट क्या करते हो? सबमिट मतलब सुपुर्द करना। फॉर्म भरते हो ना, अरे टेस्ट देते हो, लास्ट में सबमिट करते हो ईवास में कि नहीं? बोलो। ये जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है ना, ये कुछ सेंस दिया करता है, कुछ बताया करता है आखिर। तो कह रहा है वेंट टू पुलिस, पुलिस के पास गया। गो, जेल जाने के लिए, मतलब क्या? सरेंडर किया। करेक्ट ऑप्शन इज ए, सरेंडर्ड हिमसेल्फ। समझोगे तो हर बात समझ में आएगी, नहीं समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आओ, आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा। समय दिया है भैया, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब फॉर या सिंस के साथ टाइम दिया हो तो टेंस कौन सा होगा? सॉ, हैव नॉट बीन सीन, हैव नॉट सीन। आज मैं इसका पीएम करता हूँ, समझ में आए तो एक बार जोरदार तरीके से स्वागत करना, अगर समझ में आए, पहले से नहीं। देखो माय डियर, समझने की बात तो यूँ है, यूँ तो आप जानते हैं कि फॉर या सिंस आए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। चूँकि हमें आपको ये बताना है
कि सी एक ऐसी वर्ब है जो कंटिन्यूस में यूज नहीं किया जाता, तो कहने का मतलब कि यहाँ परफेक्ट टेंस होगा और 23 में सही आंसर बनेगा हैव नॉट सीन। सी इज़ द राइट आंसर। चूँकि हम आईएनजी नहीं लगा सकते सी में, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और चूँकि जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होता था, उस समय करते क्या थे, परफेक्ट टेंस का ही यूज़ किया जाता था। ये अंदर की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ ही हैज़ टाइम ही विल टेलीफोन। इफ़ ही हैज़ टाइम, अच्छा यदि उसके पास समय है, ही विल टेलीफोन। वुड कुड माइट 24 में मुझे तो भाई नो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। आप कहोगे गुरुजी कैसे? अरे देखो ना, यहाँ हैज़ प्रेजेंट है, यहाँ विल फ्यूचर है। एक प्रेजेंट हो एक फ्यूचर हो तो बराबर सही माना जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ही मेट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस who works for an NGO। यूरोपियन लेडी कैसा है बोलोगे गुरुजी? काउंटेबल है, तो लगना चाहिए ए यूरोपियन की एन यूरोपियन। प्यार से बोलो यूरोपियन, और जैसे ही दिल से बोलोगे यूरोपियन तो या सामने आ जाएगा, और या है तो ए लगेगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी 25। अ यूरोपियन लेडी हु वर्क्स फॉर एन NGO एट द कॉन्फ्रेंस। आप सभी भैया बहन ये बात जानते हैं कि जो ए और एन लगाने की विधि है वो ये है कि हिंदी में उच्चारण, यदि हिंदी में अगर वॉवल से उच्चारण हो यानी स्वर से तो एन लगाना है, और हिंदी में यदि व्यंजन यानी कंसोनेंट से उच्चारण हो तो आपको ए लगाना है। तो यहाँ यूरोपियन या, तो निश्चित तौर पर ई देख के कन्फ्यूज ना हो जाना, बी लगेगा। सी गलती से भी नहीं लगाना। विद अ थंडरिंग रोर द ह्यूज rocket soared up from the launching pad, took off, उड़ान भरना, went upwards, flew up। 26 में आप सभी साथी बताएं। और माय डियर, अगर आपको जानकारी हो तो टॉप 1100 की जो सीरीज़ है ये रेगुलर कर दी जा रही है आपको यूट्यूब में सभी साथियों के लिए फ्री। और उन इवासी भैया बहनों की डिमांड पर जो कहते हैं, जो कह रहे थे हमसे कि सर आप जब क्वेश्चन करवाते हैं तो हमें याद हो जाता है, लत लग गई है, तो हमने कहा चलो क्या बात है, हम आपके लिए कुछ हार्ड वर्क कर लेते हैं। लेकिन आप भी तो हकदार हो, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन बी 26 में कुछ कह रहा है, कह रहा विद अ थंडरिंग रोर द ह्यूज रॉकेट। सोर अप माने ऊपर को जाना होता है, जैसे उड़ान भरना पक्षियों आदि की। यहाँ टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना है ना, जैसे प्लेन आदि का। तो वेंट अपवर्ड होगा जब लॉन्चिंग होती है रॉकेट की। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी लगेगा। 27। माई एल्डर सिस्टर एंड हर डॉटर हेल्प्स मी इन माई डोमेस्टिक वर्क। अच्छा, क्या हेल्प्स मी इन में कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है? आप कहोगे हाँ गुरुजी कैसे? जब हमारा दो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और एंड से जुड़ा होता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर अर्थात हेल्प होगा। करेक्ट ऑप्शन बी 27 में बी ऑप्शन लगेगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 28 की ओर, और पूरे ध्यान से आपको ये देखना है 28 में बहुत ही गौर से। द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमरिंग फॉर द नोटोरियस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 weeks, फॉर पास्ट सिंस द पास्ट, फॉर द पास्ट नो इम्प्रूवमेंट। 26 में सही आंसर क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी है, फॉर द पास्ट। द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमरिंग फॉर वो मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया था। न्यूट्रिशस फूड माने पौष्टिक भोजन। तो हमारे जो ये ऑर्फन्स यानी अनाथ बच्चे हैं, अनाथ लोग हैं, वो क्लैमर मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ उठाना, चिल्लाकर आवाज़ उठाना, यानी मांग करते रहे हैं पौष्टिक भोजन की। फ्रॉम नहीं लगेगा, फॉर लगेगा। द पास्ट 2 weeks, याद रखिएगा। ये
पास्ट के पहले, जैसे लास्ट के पहले आप द लगा देते हो, तो पास्ट यहाँ एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पिछले, यहाँ पास्ट का मतलब लास्ट है, पिछले 2 सप्ताह से, इसलिए द भी लगेगा और ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 29। क्वेश्चन जानदार है क्योंकि ए और सी में कन्फ्यूजन होना लाजमी है। Ramakrishna availed himself of all the leave to his credit, should have not availed to availed। तो आज एक सीधी बात सीख लो कि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव फॉर्म आती है, और ये मैंने पढ़ाया है, आप इस बात को अच्छे से याद रखे होंगे। अवेल, इंजॉय, प्रेजेंट, अपसेंट, कुछ याद आया? बिजी, इंट्रोड्यूस, और कुछ कौन सी वर्ब है? ओवर स्लीप, बीटेक, रिजाइन, अप्लाई, प्रोस्ट्रेट। तो ये ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव फॉर्म यानी सेल्फ फॉर्म आता है। तो यहाँ पर अवेल के साथ सेल्फ लगा है और अवेल के साथ प्रेपोजिशन ऑफ भी लगा है, जो कि एकदम सही है। करेक्ट ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 30। एवरी टाइम आई गो इन अ लिफ्ट to my 6th floor apartment, I remember the calm and serenity of my ancestral home in the village. Move in a lift, take a lift, ascend in a lift। 30 नंबर ध्यान से देखिएगा। लिफ्ट लेने के लिए हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद कर लो कि टेक अ लिफ्ट होता है एवरी टाइम आई टेक अ लिफ्ट। क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट, अगर हलवा क्वेश्चन रख दूंगा ना, ये वासी भैया बहन उड़ा देंगे और फिर कहेंगे मेरा 125 में 125 और फिर घमंडा जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन में जानदार रखता हूँ ताकि यहाँ थोड़ा कम करो तो रियल एग्जाम में आपका रिजल्ट और अच्छा जाएगा। ही टोल्ड अस द स्टोरी इन अ नट सेल। अच्छा, इन नट सेल, पुटिंग इन अ नट, इन द नट सेल। लगाओ अब दिमाग। इन अ नट सेल एकदम सही ईडियम है, जब वो सही है, संक्षेप में इसका मीनिंग होता है, तो लगेगा नो इम्प्रूवमेंट, डी इज़ द राइट आंसर। लीजिए, करेक्टली स्पेल्ड बताओ। और स्पेलिंग तो भैया एकदम कमीशन के यहाँ से वही क्वेश्चन बैंक चुरा के लाया हूँ जो परीक्षा में आता है। ये बात किसी से मत बताना, पक्का याद रखना, पक्का याद रखना। मुस्कुराओगे पेपर में जाओगे कि गुरुजी ने क्वेश्चन कैसे रखे थे, याद करोगे और किसी को मत बताना, बस धीरे से याद कर लो। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33, सही आंसर बताएंगे। हाँ, कमेंडेशन, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। शाबाश, सभी साथी तेजी से रिप्लाई करें। 34, यस, डिफ्यूजन इज द राइट आंसर। 35, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, ट्रिपलेट, ट्रिमवियर, ट्रिलॉजी, ट्रिवेट। इनके जो ऑप्शंस भी हैं ना, तो इनका मीनिंग भी आप लोग जरूर जानेंगे। और आज का असाइनमेंट यही है कि सभी साथी 35 क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो तो क्या है, ट्रिलॉजी है, लेकिन इन अदर 3 ऑप्शन के मीनिंग लिख करके मुझे कमेंट में बताएंगे। अपना नेम लिखा करो और होम डिस्ट्रिक्ट भी लिख दिया करो, नहीं तो बाद में कहोगे आगरा वाले कि मेरा नाम नहीं लिया, फिर वो कहेंगे शाहजहाँपुर वाले मेरा नहीं लिया। तो सब लोग लिख दिया करो और बहुत अच्छे। ट्रिपलेट नहीं बताऊंगा अभी, है ना। जुलियस में ट्रिमवियर भी आया है। नेक्स्ट, टू टेक वन टू टास्क, डिस्ग्रेस, हैंडल, इंट्रीड, रिब्यूक। टू टेक वन टू टास्क अपने आप में ये बहुत अच्छा शब्द है, याद रखना। इसका मतलब होता है डांट लगाना, डांटना। रिब्यूक इज द राइट आंसर। A name adopted by an author in his writing, title, nomenclature, nickname, pseudonym। यहाँ पर 37 में क्या pseudonym हो जाएगा क्या? मैंने कहा यस। तो ध्यान रखना, जब लेखक कोई नाम अडॉप्ट करता है, जॉन सिन जॉन, है ना, तो पक्की बात है कि उसे pseudonym कहेंगे, क्योंकि रियल नेम वो उसका नहीं होता। इसको हिंदी में कहते हैं छद्म नाम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, अ मैन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लॉथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस। देखो मोदी जी वाला क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति जो अपने पर्सनल अपीयरेंस और अपने कपड़ों पर बहुत ध्यान देता है, तो क्वेश्चन देखिएगा, स्नॉब, डफर, डैंडी, लाइसेंसस। और 37 में सही, 38 में राइट आंसर है डैंडी। भैया डैंडी की हिंदी बड़ी अजीब होती है। स्नॉब तो जानते हो वर्गदम्भी। डफर समझते ही हो,
और लाइसेंसर मतलब हाँ जो गलत काम करने का लाइसेंस बनवाए है, कामी, कुटिल, कामी। और डैंडी मतलब हिंदी कौन बताएगा? डैंडी मतलब होता है छैला, खाई के पान बनारस वाला। चलो, गुरुजी गाते बहुत हैं, एक बच्चा कह रहा था। आओ 39, अ पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन, एक व्यक्ति जो धर्म को त्याग दे। शार्लेटन, एपोस्टेट, रेनगेट, एपोथियसिस। 39 में सही जवाब दें, जो धर्म को त्याग देता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, रेनगेट। नेक्स्ट 40, रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, लाइबिल, एलिजिबल, लीगलाइज्ड, लेजिटिमेट। तो देखो लेजिटिमेट वैधानिक, लीगलाइज्ड कानूनी बनाना, एलिजिबल पात्र, लाइबिल मीन्स जिम्मेदार, उत्तरदायी। किसे उत्तरदायी ठहराएं? 40 नंबर। तो आप कहोगे कि ए लगा दें, नहीं। रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कानून के अनुसार सही है, जिम्मेदार है, उसे कहेंगे लेजिटिमेट। याद रखिएगा, लायबिल मतलब जवाबदेह होता है, और लेजिटिमेट मतलब वैधानिक, जो लॉ के अकॉर्डिंग है। तो 40 में डी लगेगा। यकीन आए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देख लेना। पैसेज है 41 से लेकर के 50 के बीच एक पैसेज है। और द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइड फूड अलॉट एट लो प्राइसेस इज अ सब्जेक्ट ऑफ वाइटल कंसर्न। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विच प्रोवाइड फूड एट लो प्राइस, जो निम्न दर में भोजन प्रदान करती है, इज अ सब्जेक्ट ऑफ वाइटल कंसर्न, ये बहुत चिंता का विषय है। देयर इज अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट दो इंडिया हैज़ इनफ फूड टू फीड इट्स masses 2 square meals a day, the monster of starvation and food insecurity continues to haunt the poor in our country, increasing the purchasing power of the poor through providing productive employment, leading rising income, and this good standard of living is the ultimate subjective of public policy. However, till then, there is a need to provide assured supply of food through a restructured, more efficient, ज़्यादा कुशल and decentralized public distribution system PDS. Although the PDS is extensive, it is one of the largest such systems in the world. It hasn't reached the rural poor and the remote areas. Remote means sudur. It remains an urban phenomenon, with the majority of the rural poor still out of its reach due to lack of economic and physical access. The poorest in the cities and the migrants are left out, for they generally do not possess ration cards. The allocation of PDS supplies in big cities is larger than in rural areas. In view of such deficiencies in the system, the PDS urgency needs to be streamlined, also considering the large food grains production combined with food subsidy on one hand and the continuing slow starvation and dismal poverty of rural population on the other. Dismal means होता है बहुत बुरा. There is a strong case for, लिखिएगा यहाँ पर मिसप्रिंट है, for making PDS target group oriented. By making PDS target group oriented, not only the poorest and the neediest would be reached without additional cost, but we can also reduce the overall cost incurred. आइए क्वेश्चन देखते हैं. The public distribution system which provides food at is a subject of vital concern. Fair prices, low prices, high prices as per capita income. 41, you all are suggested to reply. Correct option is B, low prices. Question easy है. Which of the following is true of the public distribution system? It has improved its effectiveness over the years.
It is unique in the world because of its effectiveness. It has remained effective only in the cities. It has reached the remotest corner of the country. 42. Correct option is C. Next, what should be an appropriate step to make the PDS effective, to make it target group oriented, to increase the amount of food grains per ration cards, to decrease the allotment of food grains, to reduce administrative cost? 43. Correct option is A, to make it target group oriented. Next, the full form of PDS is Public Distribution System. 44. Correct option is D. Next, 45. What according to the passage would be the rational means होता है तर्क का आधार of making the PDS target group oriented? It will abolish the imbalance of urban and rural sector. Abolish means समाप्त कर देना. It will remove poverty. It will give food to the poorest sections without additional cost. It will motivate and target it will motivate the target group population to work more. Question number 45. Correct option is it will give food to the poorest section. Option C is the right answer. पैसेज 2 ध्यान से देखिएगा, और ये पैसेज in this work of incessant and feverish activity. Men have little time to think, much less to consider ideals and objectives. Yet, how are we to act even in the present unless we know which way we are going and what our objectives are? It is only in the peaceful atmosphere of a university that these basic problems can be adequately, पर्याप्त रूप से, उचित रूप से considered. It is only when the young men and women who are in the university today and on whom the burden of life's problems will fall tomorrow learn to have clear objectives and standards of values that there is hope for the next generation. The past generation produced some great men, but as a general, it led the world repeatedly to disaster. 2 world wars are the price that has been paid for the lack of wisdom on men's part in this generation. देखो, पैसेज में बहुत से लोग गलती करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसेज पढ़ना शुरू करो तो भागने लगते हैं. अब ये डिमेरिट आपकी है, इसे सुधारिए. I think there is always a close and intimate relationship between the end we aim at and the means adopted to attain it. Even if the end is right but the means are wrong, it will vitiate means दूषित करना the end or divert us in a wrong direction. Means and ends are thus intimately and inextricably connected and cannot be separated. That indeed has been the lesson of old taught us by many great men in the past, but unfortunately it's seldom remembered. People have little time to consider ideals and objectives because they consider these ideas meaningless. They do not want to burden themselves with such ideas. They have no inclination for such things. They are excessively engaged in their routine activities. 46 में आपको रिप्लाई करना है. वेरी गुड. करेक्ट ऑप्शन इज डी. They are excessively engaged in their routine activities. The burden of life's problem is the fourth sentence refers to the incessant and feverish activity, the burden of family responsibilities, the onerous duties of life, the sorrows and suffering. 47. Correct option is the onerous duties of life. Onerous means difficult. Correct option C. The 2 world wars are the price that man paid for the absence of wisdom and sagacity. His not caring
to consider the life's problems, his ignorance the ideals and objectives of life, his excessive engagement in frivolous activities. Question number 48. Correct answer A. The absence of wisdom and sagacity. Next, 48. According to the writer, the adoption of wrong means even for the right and would not let us our goal bring us dishonor, implore our progress, deflect us from the right path. 49. करेक्ट ऑप्शन इज डी. डिफ्लेक्ट मतलब होता है हटा देना. नेक्स्ट, द वर्ड विशिएट यूज्ड इन द सेकंड पैराग्राफ मीन्स निगेट, डिबेस, टर्निश, डिस्ट्रॉय. 50 नंबर में सही आंसर है डिबेस. ध्यान रखिएगा, विशिएट मीन्स दूषित करना. हालांकि टर्निश भी नज़दीकी है, लेकिन जब नैतिकता की बात की जाए तो वहाँ डिबेस होता है पतित कर देना, सदमार्ग से गिरा देना. और हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए. बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो, क्योंकि ये 1100 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई जा रही है, तो इसमें आपको स्टेप वाइज चलना है. आज हम लोग इतना ही रखते हैं. जो लोग अभी भी टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस नंबर को देख सकते हैं जिस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है. अभी भी बहुत देर नहीं हुई. कई लोगों के मन में विचार आने लगता है परीक्षा से पहले कि सिलेक्शन होगा कि नहीं. तो मैं आपको एक चैलेंजिंग बात बता देता हूं कि यदि ये हमारी आप 1100 क्वेश्चन की सीरीज तैयार कर लेते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो भी यहाँ से 110 क्वेश्चन आपका कमीशन में ज़रूर मिल जाएगा. और यदि इतना मिल गया तो आप इसमें 100 तो कर ही देंगे. और 100 यदि आपने सही कर दिया तो फिर एक सीट पक्की आपकी हो जानी है. तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ में रिवीजन ज़रूर करते रहिए. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.